हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हमारे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में फर्दर हम आगे मूव करेंगे और आज हम नए टॉपिक्स कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिएक्टेंट के कांस्टेंट के बारे में स्टडी करना सिखाया था कि जब रिएक्टेंट की कांस्टेंट को कंपेयर करना सिखाया, उनमें रिलेशन कैलकुलेट करने की बात करें तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना था कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू के रिएक्शन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने सीखा था और वहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए के रिएक्टेंट लिखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं। उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। उसके बाद हमने ये सीखा था सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शन की ऑर्डर होती है वो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट होता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए प्रैक्टिकल डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हमारे पास प्रैक्टिकल डाटा होता है तो उसे हम कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे उससे हम रिएक्शन की ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम फर्दर आगे मूव करेंगे जहां पर हम ये सीखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब कि जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की जैसे रिएक्शन होती है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, nth ऑर्डर तक की कोई भी रिएक्शन है, उन सारी रिएक्शन के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट रेट लॉ बनाना सीखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाना सीखेंगे जहां पर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और लिखिए टॉपिक क्या है आज का। टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शन एंड देयर एनालिसिस। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ सीखना है फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शन के लिए और उनके एनालिसिस करने हैं। यहां पर जो हमें सबसे पहले सीखना है, आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब यही होगा कि एक ऐसी रिएक्शन जिसकी ऑर्डर क्या होगी, जीरो होगी। सिंपल सी बात है। अच्छा, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, एक बात क्लियर कर दूं, यहां पर हम जो भी स्टडी करेंगे, हियर वी टॉक फॉर इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, यहां पर हम जो भी रेट लिखेंगे वो कौन सी रेट होगी, इंस्टेंटेनियस रेट होगी। यहां से लेकर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड एथ ऑर्डर तक हम जो भी फॉर्मूलेस पढ़ेंगे उन सब में हम इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे आप। ठीक है, उसी का यूज करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है हमें आता है, बस हम उसी का यूज करना यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो देखो बेटा ध्यान से, जैसे ही आपके पास कोई रिएक्शन है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कोई ए प्रोडक्ट है, सॉरी ए रिएक्टेंट है जो आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है ए, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे आपका इसका रेट लो लिखो, तो रेट लो क्या लिखोगे, इसका रेट लो हो जाएगा, रेट लो आर क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू के इंटू ए। ए क्या आपका रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब सीधा मैं यहां पर रिएक्टेंट लिख लेता हूं। ठीक है, एक बार मैं यहां पर लिख रहा हूं रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा, जो यहां पर हम रेट लो में लिखेंगे वो क्या होगा, एक्स होगा। ओके, ऑर्डर तो क्या होती है, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करनी होती है। अच्छा, ये जो पावर में हम लिखते हैं इसकी स्टोइकियोमेट्री, यही तो क्या होती है, इस रिएक्शन की ऑर्डर होती है। हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, मतलब कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी। ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, जीरो है, तो मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर मैंने इस एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो बताओ रिएक्टेंट की पावर क्या होगी, जीरो, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, ये हो गया वन। तो यहां पर आपकी रेट किसके इक्वल हो जाएगी, रेट आपकी के इक्वल हो जाएगी, मतलब कि रेट क्या हो गई यहां पर, कांस्टेंट हो गई। कुछ समझ में आया। देखो, हमने एक रिएक्शन देखी जहां पर ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मैंने इसका रेट लो लिखा, तो रेट लो क्या होगा, आर इज इक्वल टू के इंटू
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन हमने पढ़ा है कि रेट लो के टाइम पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है उससे हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो यहां पर हम क्या लिख के चलेंगे, हम यहां पर x मान के चल रहे थे, ठीक है। तो देखो अगर x मान के चल रहे हैं तो इस x की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, ये x की जो भी वैल्यू होगी वही तो क्या होती है, रिएक्शन की ऑर्डर होती है। हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, मतलब कि फिक्स है कि x की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अगर x की वैल्यू आप जीरो पुट करते हो तो रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, जीरो, और किसी की भी पावर अगर जीरो हो मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इससे क्लियर होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी रेट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उन्हें क्या कर सकते हो आप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हो। बात समझ में आ रही ना। तो मैं यहां पर एक नोट लिख सकता हूं या फिर डेफिनेशन में इसको अगर डिफाइन करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि these are the reaction in which rate of reaction does not depend on concentration of reactant। क्लियर है। ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, उन टाइप्स ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। दिख रहा है यहां से हमने रिलेशन निकाला। तो यहां पर हम लिख लिया दीज आर द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बताओ मुझे, क्या यहां पर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूं तो क्या उसकी रेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली बात नहीं पड़ेगा ना। मतलब कि ये वो रिएक्शन हो गई जहां पर रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, उसे क्या बोलोगे आप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलोगे। सही है। तो ये होती है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो मैं यहां पर इसे रफ कर रहा हूं और इसके कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो उससे पहले आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया आपने। देखो अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट यहां पर एग्जाम्पल जो बन सकता है वो होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब कि यहां पर लाइट एनर्जी का यूज करके आप एक रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट करते हो, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हो। वो सारी क्या होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। जैसे ही मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो देखो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस के ऊपर जब आप लाइट इंसिडेंट करवाते हो, सनलाइट HNO सनलाइट इंसिडेंट करवाते हो, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है 2HCl गैस। ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, मैं आपको ये कहता हूं, सुनना ध्यान से, मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास है हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। इसके ले लिए हमने 5 मोल और इसके भी ले लिए मैंने 5 मोल। बताओ क्या यहां पर रिएक्शन पॉसिबल है? ऑब्वियसली बात नहीं है ना। क्यों? रिएक्शन कब पॉसिबल होगी, यहां पर हम देखो, यहां पर रिएक्शन जो लिखी है वहां पर मैंने लिखा कि जब सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी, जब सनलाइट इनके ऊपर इंसिडेंट करेगी तभी ये रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो मैंने यहां पर 5 मोल ले लिए, लेकिन इस पे अगर मैंने सनलाइट इंसिडेंट नहीं करवाई तो यहां पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती। जब सनलाइट इंसिडेंट कराऊंगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोसीड होगी। अच्छा मैं अगर ये कह दूं कि चलिए आपने 5 मोल से काम नहीं हो रहा, आप 50 मोल ले ली दोनों के, कितने ले लिए दोनों के, 50-50 मोल ले लिए। बताओ क्या अब रिएक्शन होगी?
नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वो रिएक्शन है जहां पर जब तक लाइट इंसिडेंट नहीं करवाओगे आप, तब तक ये दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। तो यही रिएक्शन क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहां पर, क्या यहां पर इनके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कहीं रिएक्शन की रेट डिपेंड करी क्या? हमने 5 मोल लिए तो भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई, हमने 50 मोल लिए तो भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई। मतलब कि यहां पर इनकी कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएक्शन की रेट को, ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर सनलाइट इंसिडेंट करवाई तो ये क्या करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो एक्चुअल में यहां पर रिएक्शन की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब सनलाइट इंसिडेंट होगी तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगर सनलाइट इंसिडेंट नहीं हुई तो आप चाहे इसके 5 मोल लो या 500 मोल लो या 1000 मोल लो, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो यही होता है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट, जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन की रेट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। और उसका फर्स्ट एग्जांपल था हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक और चीज समझिए यहां पर, जैसे कि अच्छा हमने ये बोल दिया कि यहां मान लो मैं ये बोल देता हूं कि 5 मोल H2 5 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करके 2HCl फॉर्म कर रहे हैं। जब इस फिक्स इंटेंसिटी की लाइट गिर रही थी, Hν फिक्स इंटेंसिटी की लाइट गिर रही थी। अब मैंने क्या किया? मैंने इसके 50 मोल ले लिए या फिर 500 मोल ले लिए और इसके भी मैंने 500 मोल ले लिए। बताइए अब कितने मोल्स दोनों के रिएक्ट कर रहे होंगे? फिक्स इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, जब पहले गिरी थी 5 मोल से 5 मोल कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे थे, तब जो इंटेंसिटी की लाइट गिर रही थी वही इंटेंसिटी की लाइट अब गिर रही है। बताइए अब कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? हाँ, अब भी सिर्फ इन दोनों के 5 से 5 मोल ही रिएक्ट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने लाइट की इंटेंसिटी क्या रखी है? फिक्स रखी है। जब लाइट की इंटेंसिटी फिक्स रखी है तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि पहले जितने मोल्स रिएक्ट करे थे उतने ही मोल्स अभी रिएक्ट करेंगे। मतलब कि ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अच्छा, अगर आप किसी बच्चे को नहीं पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है तो मैं उसको बता देता हूं, हल्का सा हिंट दे देता हूं। पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये होता है पावर अपॉन एरिया। मतलब कि पर्टिकुलर गिवन एरिया पे कितनी पावर से लाइट आ रही है वो क्या होती है? उसकी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, इतना सा समझ लेना। तो समझिए, जब लाइट की इंटेंसिटी आपने फिक्स रखी है तो चाहे आप इसके 5 मोल लो, 500 मोल लो या 1000 मोल लो, तब भी कितने मोल रिएक्ट करेंगे? सिर्फ इसके 5 मोल ही रिएक्ट करेंगे। मतलब ये क्लियर हो गया कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, यहां पर मतलब ये लिख सकता हूं मैं कि रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन depends on the intensity of light of sunlight। क्लियर है? लाइट की इंटेंसिटी के साथ साथ रिएक्शन की, फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट भी क्या होगी? चेंज होगी। तो मैं यहां से एक रिलेशन लिख सकता हूं कि जो आर है, रेट है हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट की इंटेंसिटी के साथ। क्या ये चीज समझ में आती है? सही है? समझ में आ रही बात? एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसका पहला एग्जांपल देखा हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहां पर हमने ये देखा कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस पर सनलाइट, Hν सनलाइट जब इंसिडेंट करवाते हो तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगर यहां पर सनलाइट आपने इंसिडेंट नहीं करवाई तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो हमने ये यहां से कंक्लूजन निकाला कि जो भी यहां पर इस रिएक्शन की रेट होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो भी रेट होगी, वो सनलाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज होगी वैसे वैसे रिएक्शन की रेट भी क्या होगी? चेंज होगी। तो ये था पहला एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। चलिए नोट कीजिए इसे, फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, नोट कर लिया? अब देखिए सेकेंड एग्जांपल। अब है आपके पास डीकंपोजिशन ऑफ गैस
ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, ये सेकेंड टाइप ऑफ एग्जांपल है जहां पर हम डीकंपोजिशन करवा रहे हैं गैस का, किसके ऊपर? मेटल सरफेस के ऊपर। तो इसमें भी जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टडी करेंगे हम डीकंपोजिशन ऑफ HI गैस ऑन गोल्ड सरफेस। HI गैस का गोल्ड सरफेस के ऊपर क्या कराएंगे? हम डीकंपोजिशन करवाएंगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं इसकी। 2HI गैस जब गोल्ड सरफेस के ऊपर ये डीकंपोज होगी तो ये फॉर्म करेगी हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। ओके, H2 प्लस I2 के अंदर क्या हो जाएगी? डीकंपोज हो जाएगी। तो यहां पर आप रिएक्शन की अगर मैं रेट लिखूं तो बताओ रिएक्शन की रेट क्या लिखूंगा? इस रिएक्शन की रेट हो जाएगी K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू दी पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बताओ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी रहेगी? ऑब्वियसली बात है, यहां पर ये जो रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इस गोल्ड की सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। अगर ये गोल्ड सरफेस नहीं होगी तो ये HI गैस डीकंपोज भी नहीं होगी। अगर ये गोल्ड सरफेस है तो HI गैस डीकंपोज होगी। मतलब कि यहां पर इस N की वैल्यू कितनी है? अभी भी 0 है। मतलब कि यहां पर इसकी वैल्यू अगर 0 रख दो तो रेट किसके इक्वल हो जाएगी? डायरेक्टली K के इक्वल हो जाएगी। तो रेट क्या होगी? यहां पर कांस्टेंट होगी। कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, तो यहां पर अगर मैं ऑर्डर बोलूं, इस रिएक्शन की ऑर्डर बोलूं तो ऑर्डर तो कितना लिखोगे आप? 0। लेकिन अगर मैं इसकी मोलेक्युलरिटी पूछूं आपसे, बताओ मोलेक्युलरिटी कितनी है? मोलेक्युलरिटी क्या होती है कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो क्या होती है? उसकी मोलेक्युलरिटी होती है। बताइए सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं? तो देखो 2HI मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी तो कितनी बोलोगे आप? 2 बोलोगे। लेकिन इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है? अभी भी 0 है। क्लियर हो गया ना? चलिए, ये हो गया डीकंपोजिशन ऑफ HI गैस ऑन गोल्ड सरफेस। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ऐसा करते हैं, जगह तो है नहीं, इसी को रफ कर लेते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेना इसे। चलिए, देखिए डीकंपोजिशन की बात कर रहे हैं। डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन मोलिब्डेनम सरफेस। ठीक है, मोलिब्डेनम की सरफेस के ऊपर अमोनिया का क्या कराएंगे? डीकंपोजिशन कराएंगे। तो बस रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या होगी रिएक्शन? 2NH3 गैस मोलिब्डेनम की सरफेस पे डीकंपोज होकर N2 गैस प्लस 3H2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए जो रिएक्शन की जो रेट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मोलिब्डेनम की सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि इस अमोनिया की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये भी क्या है? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। समझ में आती है ना? जीरो ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से क्लियर होगी ना? वो रिएक्शन जहां पर रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगी, उसे बोलोगे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जिसमें हमने 2 एग्जांपल देखे, एक तो था फोटोकेमिकल रिएक्शन का और एक था हमारा डीकंपोजिशन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। क्लियर है? चलिए, तो इन दोनों को अच्छे से नोट कीजिए, आप इसको पूरा नोट कर लीजिए यहां तक। फिर अब हम स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, जहां पर हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, उस फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे और वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए, कर लिया नोट आपने? तो देखिए अब आगे मूव करते हैं हम। देखिए, अब बात करते हैं आगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए ध्यान से समझना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ये बहुत सिंपल है। अगर एक ही बार में समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, तो आगे वाले हर टॉपिक में आप यही कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कैसे सॉल्व कर रहे हो आप। ठीक है, देखो
अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम स्टडी कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो एक रिएक्शन लिखता हूं मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए रिएक्टेंट है मेरे पास, ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, ए रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मैं यहां पर ये बोलता हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर, t इज इक्वल टू जीरो टाइम मतलब कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कुछ ए नोट में मान के चल रहा हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट या फिर मैं ए मान लेता हूं इसे। t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब आपने इनिशियल में रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन ली है वो क्या है, ए नोट या फिर उसे मैं स्मॉल ए मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, देखो रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिकम्पोज होते हैं। रिएक्टेंट तो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं मान लेता हूं कि t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर, t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर इस a जो इनिशियल कंसंट्रेशन a नोट था इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या हो चुका है, कंज्यूम होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर चुका है। तो जो बचा है उसे मैं मान लेता हूं 80, क्या मान लिया मैंने 80। कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t उसे क्या बोल दिया हमने, 80 बोल दिया, ठीक है, जो कि t इज इक्वल टू t टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। या फिर मैं ये बोल दूं कि इस a में से x अमाउंट डिकम्पोज होकर क्या हो चुका है, प्रोडक्ट फॉर्म कर चुका है। इस a में से x अमाउंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर चुका है, तो बचा कितना, a माइनस एक्स बचा, बोल सकते हैं ना, a में से x चला गया, ठीक है, इतना प्रोडक्ट के अंदर चला गया, तो a में से बचा कितना, a माइनस एक्स, ये बचा होगा, सही है। 80 का मतलब ये होता है कि t टाइम पर कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची है। 80 का मतलब क्या होता है कि t टाइम पर, इस टाइम पर कितनी फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी बची है, वो होता है 80, ठीक है। चलिए अब इसको समझते ध्यान से। अगर मैं यहां पर आपसे ये पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे इस रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखकर बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूं, इस रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एट टाइम t पर लिखकर बताओ। मैं बोल रहा हूं आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t टाइम पर रिएक्शन की रेट लिखकर बताओ। तो क्या लिखोगे आप, ऑब्वियसली बात है, देखो रिएक्टेंट की रेट लिख रहे हो तो माइनस साइन लेकर चलोगे, सही है, माइनस साइन लेकर चलते ना, याद ना, माइनस डी एटी बाई डी टी। टी टाइम पर इस ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 80 है ना, तो टी टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी लिखूंगा मैं, 80 डिवाइडेड बाई डी, सही है। देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला कि मुझे इस रिएक्शन की रेट लिखो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख के बताओ। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, आर इज इक्वल टी टाइम पर लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ 80 बाई डी टी। टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन होगी वो 80 होगी, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, 80 लिखा है यहां पर, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बता दूं, यहां पर आप माइनस डी बाई डी टी लिख सकते हो, लेकिन हम टी टाइम पर कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इस ए को क्या लिख रहा हूं, सीधा 80 लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये इसको दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1, क्या दे दो इसको मैं, इक्वेशन नंबर 1। एक और चीज मैं लिखता हूं, मुझे बताओ इस 80 की वैल्यू क्या है। इस 80 की वैल्यू तो a माइनस एक्स है ना, तो इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूं अगर चाहूं तो, r इज इक्वल टू माइनस डी एटी बाई डी टी को मैं अगर इस 80 की वैल्यू पुट करूं तो a माइनस एक्स माइनस डी ए माइनस एक्स बाई डी टी। बताओ डी ए बाई डी टी, फर्स्ट तो क्या ए का डिफरेंशिएट करो ना, तो डी ए बाई डी टी, ए क्या है आपका, ए बताओ क्या है, ए तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। मुझे बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या वेरिएबल हो सकती है कभी, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की तब आपने 5 मोलर मान लीजिए रिएक्टेंट की ए की कंसंट्रेशन ली 5 मोलर, तो क्या रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद उस इनिशियल कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, वो तो एक बार आपने ले लिया वो तो फिक्स रहेगा। मतलब कि ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी क्या हो गया, 0। अब बचा क्या, माइनस माइनस प्लस और dx बाई dt, क्या बचा, dx बाई dt।
तो जो आपने यहां पर R इजिकल टू माइनस डी ए बाई डी टी लिखा है ना, उसको आप dx बाई डी टी भी लिख सकते हो। कई जगह पर तो यही लिखते हैं, कई जगह पर ये लिखते हैं। दोनों ही सेम चीज है, दिख रहा ना आपको। देखो R की वैल्यू क्या थी, माइनस डी ए बाई डी टी थी। टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, माइनस डी ए बाई डी टी। इस ए टी की वैल्यू ए माइनस एक्स पुट की, जो लास्ट में डिफरेंशियल होने के बाद कितना बचा, dx बाई प्लस का dx बाई dt बचा। या तो आप प्लस का dx बाई dt लिखो, टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है उसे प्लस का dx बाई dt लिखो, या फिर आप माइनस डी ए टी बाई dt लिखो, दोनों ही चलता है। ठीक है, दो ही सही है। मैं मोस्ट ऑफली यही लेके चलता हूं क्योंकि ये थोड़ा इजी भी पड़ता है और कन्वेंशनल भी होता है। बहुत सारी जगह जैसे हम सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जब पढ़ेंगे ना, तब हम इसको लेकर चलेंगे, तब की बात तब करेंगे। अभी तो मैं इसको लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो चलो इसको एक बार यहां से रफ कर देता हूं। ये तो कुछ काम का है नहीं इतना, आपने सीख लिया है, नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके। अच्छा, तो ये तो हो गई टी टाइम पर इसकी रेट, रिएक्शन की रेट ये हो गई टी टाइम पर माइनस डी ए बाई डी ए टी बाई डी टी। अच्छा, अब मैं आपको ये बोलूं कि मुझे अकॉर्डिंग टू रेट लो लिखकर बताओ, अकॉर्डिंग टू रेट लो रिएक्शन की रेट लिखकर बताओ, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए टू द पावर एन। होगा कि नहीं होगा? रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा, एन की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली बात है हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। अगर जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हो मतलब कि रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है, जीरो, तो इस एन की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं यहां पर, एन की वैल्यू पुट करूंगा मैं जीरो, करूंगा जीरो पुट। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए टू दी पावर जीरो। किसी की भी पावर अगर जीरो कर देते हो आप, किसी की भी पावर अगर आप जीरो करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो मतलब कि आर इजिकल टू क्या हो गया यहां पर, की हो गया। क्लियर है? इस आर को मैं रेट लिख लेता हूं। रेट किसके इक्वल हो गई, रेट हो गई के इक्वल। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब समझो आगे, इसको देखो ध्यान से। ये भी क्या है, रिएक्शन की रेट है। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, और ये भी रिएक्शन की रेट है अकॉर्डिंग टू रेट लो। ये भी रेट इज इक्वल टू क्या है, ये रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी है। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं ना। आर इज इक्वल टू क्या लिख रहा है यहां पर आर इज इक्वल टू जो टी टाइम पर जो रिएक्शन की रेट है आर, वो क्या है, माइनस डी ए टी बाई डी टी है। और अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट क्या है, के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 में लिख सकता हूं। तो यहां से मैं नेक्स्ट लिखूंगा माइनस डी ऑफ ए टी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, के लिखूंगा ना, सही है। इसे दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इसमें आगे मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर, इसको ध्यान से देखो। आर इज इक्वल टू क्या किया गया। तो यहां पर मैं ग्राफ बना सकता हूं मैं रिएक्शन की रेट और उसकी कंसंट्रेशन के बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो मुझे बताइए इस इक्वेशन से देखने पर आपको क्या लग रहा है, क्या रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही ना। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहे कितनी भी चेंज कर लो, रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। तो यहां पर आप क्या बना लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, सही है ना। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहे कितनी भी चेंज करो, कितनी भी वेरी करो, रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ किसके बीच में है, रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन में ए मान लेता हूं यहां पर। ठीक है, इसके बीच में आपका ग्राफ है। तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। याद रखना, आपसे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना ऑब्जेक्टिव में, वो इस ग्राफ के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्राफ वहां बना के दे देंगे आपको, 4 तरह के ग्राफ बना के दे देंगे और पूछेगा वहां पर कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कौन सा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर इस तरह से ग्राफ दिख रहा है आपको, क्या कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज करो, रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, उसे क्या कहते हैं आप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कहोगे आप। ठीक है, अच्छा, ये रटना नहीं है, हमें आता है। हमने अभी देखा था कि जो रेट होती है वो क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इतनी देर से ही पढ़ रहे हैं कि वो रिएक्शन जहां पर रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे, वो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, वही तो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बस इजीली हमें पता चल जाएगा। ठीक है,
चलिए एक बार इसे नोट कीजिए, फिर यहां से मैं आपको आगे सॉल्व करके बताता हूं। चलिए नोट कर लिया आपने, तो देखो अब यहां से हम आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, तो इक्वेशन थी हमारी थर्ड, माइनस डी ऑफ एटी बाई डी टी इज इक्वल टू के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, वन बाय वन सारे स्टेप देखना। अब यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। डी ऑफ एटी इज इक्वल टू के डी टी, माइनस साइन को भी उधर सेंड कर देते हैं, उधर भेज देते हैं। तो डी ऑफ एटी हो जाएगा माइनस के इंटू डी टी। हो गया। अच्छा अब यहां पर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑफ एटी इज इक्वल टू, देखो माइनस इंटू के, ये तो क्या है पूरा कांस्टेंट है, तो माइनस के तो बाहर रहेगा और वेरिएबल कौन रहेगा, dt, तो dt का क्या हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना के एक कांस्टेंट है ना, तो के कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो के तो क्या आ गया, बाहर आ गया, माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, बढ़ाया क्या सिर्फ dt, तो dt का इंटीग्रेशन यहां पर होगा। अच्छा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का होगा, तो हमने जो रिएक्शन देखी थी, हमने क्या देखा था, हमारा जो ए रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो t इज इक्वल टू जीरो टाइम से t इज इक्वल टू टी टाइम तक हम बात कर रहे थे ना यहाँ पर। तो t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी, ए नोट या फिर कुछ a थी, और t इज इक्वल टू टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, at या फिर a माइनस एक्स थी। तो यहां पर जो हम इंटीग्रेशन लेंगे इस टाइम इंटरवल के बीच में लेंगे, तो इंटीग्रेशन होगा यहां पर जीरो टाइम से t टाइम के बीच में। मतलब कि इसे मैं बोल दूं t जीरो से t, या फिर हाँ जीरो टाइम से टी टाइम बोल दो आप, ठीक है, जीरो से टी टाइम के बीच में यहां पर इंटीग्रेशन होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था तो ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नोट, तो यहां पर क्या पुट करोगे आप, ए नोट। जब टाइम इज इक्वल टू टी हो गया तो टी टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी थी, एटी, तो यहां पर क्या पुट करोगे आप, एटी। सही है। चलिए अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखना। जो बायो के बच्चे हैं उन्हें ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो याद रख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का मतलब होता है बेटा एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या होता है, वन मल्टीप्लाई में होता है। तो किसी भी वन का जब इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या आ जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करो, मतलब डीएक्स एक्स के रेस्पेक्ट में करो ना, तो वैल्यू क्या पुट कर दोगे, एक्स। अच्छा बताओ, वन इंटू डी एटी, बताओ एटी के रेस्पेक्ट में करें ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर हो जाएगी आपके पास एटी। कहां से कहां तक, ए नोट से एटी तक, इजिकल टू माइनस का के, माइनस का के तो कांस्टेंट है एज इट इज, वन इंटू डी टी। बताओ वन इंटू डी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि इस बार टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो टी कहां से कहां तक, जीरो से टी तक। अब क्या करना है, बस सिंपल सा, अब जो अपर वैल्यू है उससे पहले पुट करते हैं और लोअर वैल्यू को बाद में पुट करते हैं। तो अपर वैल्यू को पुट करो यहां पर, तो क्या हो जाएगी, 80 माइनस ए नोट। अपर वैल्यू को पुट किया तो 80 माइनस करके फिर लोअर वैल्यू को पुट करना है, तो 80 का क्या हो जाएगा, ए नोट हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के, अपर वैल्यू पुट की कितनी हो जाएगी, टी, और लोअर वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो इंटू के कितना हो जाएगा, जीरो, तो उसको तो भूल जाओ। सही है। अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो इसको रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा 80 इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। क्या बन गया, 80 इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। और ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यही क्या है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
कंप्लीट है, समझ में आ गया ना। क्या क्या हमने सिंपल सा इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन से जो इक्वेशन बनी है उसे क्या बोलते हो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो। अब मैं यहां पर एक और लाइन बोल सकता हूं, मैं यहां बोल सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, concentration of any reactant at time t for zero order reaction, कभी भी आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी टी टाइम पर अगर उसकी कंसंट्रेशन पूछता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लोगे, AT इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, AT इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ठीक है, किसी टी टाइम पर अगर आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पूछे तो क्या लिखोगे, AT इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना, बहुत 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 इंपोर्टेंट ये इक्वेशन बनने वाली है आगे चल के आपके लिए। ठीक है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर, चलिए। अच्छा एक और चीज यहां पर, अब AT बताओ मुझे, AT क्या है, क्या AT एक वेरिएबल है या फिर AT एक कांस्टेंट है। तो AT का मतलब होता है कि टी टाइम पर कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली बात है ये टाइम के साथ, देखो टाइम अगर वेरी होगा, टाइम क्या है, वेरी हो रहा है ना, जीरो से टी टाइम के बीच में वेरी हो रहा है टाइम, अगर टाइम आपका वेरिएबल है तो AT भी क्या है आपका वेरिएबल है। ए नोट बताओ, ए नोट क्या है, ए नोट का तो मतलब था इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपने एक बार 5 मोलर ले ली तो लास्ट में भी कितनी रहेगी इनिशियल कंसंट्रेशन, बाद में कितने बोलोगे कि भाई रिएक्शन स्टार्ट हो गई फिर भी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली थी भाई 5 मोलर ली थी, तो AT तो क्या रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब कि ये क्या है कांस्टेंट, K भी क्या है कांस्टेंट। तो वेरिएबल है यहां पर AT और T, ये दोनों क्या है वेरिएबल। तो दोनों वेरिएबल को देखते हुए एक हम ग्राफ बनाएंगे यहां पर, इस ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, ग्राफ बनेगा AT और टाइम T के बीच में। ठीक है, ग्राफ बनेगा AT और टाइम T के बीच में। मुझे बताइए AT को हमने क्या लिखा y एक्सिस पे, तो इसको तो बोल दो y इज इक्वल टू, T को क्या लिखा x एक्सिस पे, तो याद आ रही क्वेश्चन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो स्लोप क्या है आपका, देखो स्लोप m कैसा है, नेगेटिव है ना, स्लोप क्या है नेगेटिव है, मतलब कि ये ग्राफ कैसे जाएगा स्ट्रेट लाइन लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से इसका क्या होगा ग्राफ होगा AT कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, जहां पर C क्या है, देखो आपका इंटरसेप्ट है, C इंटरसेप्ट मतलब कि ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट को शो कर रहा है, और इस रिएक्शन स्लोप का, सॉरी इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होगा माइनस के हो जाएगा। स्लोप क्या होता है m क्या है माइनस के आ रहा ना। ठीक है, तो ये था ग्राफ फॉर द AT बिटवीन T के बीच में, AT वर्सेस T टाइम के बीच में ये ग्राफ था, ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। ग्राफ यहां पर देखो यहां पर टच हो रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको काम आएगा, ये ग्राफ यहां पर जीरो ऑर्डर का टच होता है, फर्स्ट ऑर्डर में ये नहीं होता। आपके ऊपर पास जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ग्राफ के ऊपर आएंगे, वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए यहां पर कौन सा जीरो ऑर्डर का ग्राफ है या कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। तो याद रखना कि जो जीरो ऑर्डर में ग्राफ बना रहे हैं वो वापस फर्स्ट ऑर्डर में नहीं बनेंगे, उसके जस्ट अलग ग्राफ बनेंगे। ठीक है ना, तो ये याद रखना। अच्छा अभी यहां पर बात करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहां से हमने ग्राफ बनाया, y एक्सिस पे लिया हमने AT को, x एक्सिस पे लिया टाइम को, और जो इंटरसेप्ट था वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन को शो करता है। देखिए यहां पे दिख रहा है C जो है ना, इंटरसेप्ट क्या होता है C होता है, C किसे शो कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन को, मतलब कि A नोट को शो कर रहा है। A नोट यहां से स्टार्ट हुआ, स्लोप नेगेटिव गया, स्लोप नेगेटिव क्यों गया क्योंकि m की वैल्यू है माइनस की, तो स्लोप क्या जाएगा आपका माइनस जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब यहां पर आपके पास कितनी बार ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप बोल दे कि स्लोप इतना है, बताओ के की वैल्यू क्या होगी, तो जो भी स्लोप होगा उसे यहां पुट करो तो माइनस के वो इक्वल हो जाएगा, तो के की वैल्यू वहां पर आपको मिल जाएगी। के क्या है आपका यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं पहले से रेट लो में कि के क्या होता है यहाँ पर रेट कांस्टेंट होता है फॉर द रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए तो ये था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसे एक बार नोट कीजिए। फिर अब हम आगे चलेंगे और वहां पर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को स्टडी करेंगे। चलिए कर लिया नोट, तो देखो अब आगे मूव करते हैं।
चलिए, तो अब हम बात करेंगे बेटा हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नाम से ही पता चल रहा ना आपको हाफ लाइफ क्या होगा, इसे हम टी हाफ भी बोल सकते हैं या फिर टी 50% भी आप बोल सकते हो। तो हाफ लाइफ का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाफ लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल वैल्यू की क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसे क्या बोलोगे, उस टाइम को क्या बोलोगे, उसका हाफ लाइफ बोलोगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं द टाइम टेकन फॉर reactant to reduce to decompose या फिर the time taken for reactant half of its initial value, the time taken, wait, the time taken for half of the reactant, the time taken half of the reactant to decompose। ओके, हाँ ये सही लाइन है। किसी भी रिएक्टेंट को हाफ और डिकम्पोज होने के लिए जो भी टाइम टेकन लगा है, जो भी टाइम उसने लिया है, वो ही क्या होगा, उसका हाफ लाइफ होगा। मान लीजिए कि आपने, अब हाफ लाइफ तो देखो ऐसा नहीं है कि आपने 2 मोलर लिया और उसका, अच्छा ऐसा करते हैं, इसके लिए एक और एब्रिविएशन लिखते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा। देखिए एक और आप लाइन बोल सकते हो यहां पर, द टाइम टेकन for the reactant, for the concentration of reactant, the time taken for the concentration of reactant to reduce half of its initial value, half of its initial value। ठीक है, तो देखो अब समझो ध्यान से कि हाफ लाइफ क्या बोलोगे, वो टाइम जहां पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो अपनी इनिशियल वैल्यू की क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उस पर्टिकुलर टाइम को क्या बोलोगे, उसका हाफ लाइफ बोलोगे या फिर टी 50% बोलोगे। लेकिन ये जो सेकंड डेफिनेशन है ना, ये वैलिड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वैलिड है। अच्छा देखो समझो, ये जो मैंने वर्ड लिखा ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सिर्फ आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखा है, आपको कहीं भी ये काम में नहीं आएगा। मैं आपको समझा देता हूं मैंने ये क्यों लिखा है। जैसे देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपन वॉल्यूम, होता है ना। मैं बिना रिएक्शन स्टार्ट किए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ कर सकता हूं, मैं बिना रिएक्शन स्टार्ट किए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ कर सकता हूं। कैसे, मान लीजिए कि किसी भी, मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट हुई है और 10 सेकंड ही हुए और मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम 2 टाइम्स कर दिया, कंटेनर का वॉल्यूम कितना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। अगर जैसे ही कंटेनर का वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गया तो बताओ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो गई ना। तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया रिएक्शन में, कुछ मतलब होने भी नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड हुए और मैंने इसका वॉल्यूम क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ होगी। तो हम कोई भी चेंज किए बिना, कोई प्रोडक्ट फॉर्म किए बिना रिएक्टर की कंसंट्रेशन हाफ कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये वैलिड है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि सारे एस्पेक्ट, सारे जो वेरिएबल्स है कांस्टेंट रहेंगे, उस टाइम पर कंसंट्रेशन हाफ होगी, उसी टाइम को क्या कहोगे, उसका हाफ लाइफ बोलोगे। समझ में आती है ये बात। अच्छा चलो अब देखो, अगर हाफ लाइफ हमने बोला है मतलब कि टी हाफ के लिए एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो मुझे ये बताओ, कोई भी एक रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ए रिएक्टेंट है वो हमारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कुछ ए नोट कंसेंट्रेशन थी, तो मुझे बताइए t 50% पर, t 50% समझ लो, t हाफ लाइफ पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इनिशियल की हाफ, मतलब कि ए नोट बाई 2 होगी ना, होगी। तो अब देखो टी हाफ का मैं फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं आपको। फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर मैं देखूं कि 0 डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ए नोट, ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस टी टी,
ये क्वेश्चन थी। मैं बोल रहा हूं कि टी जो टाइम है हमारा वो कितना हो चुका है, टी हाफ हो चुका है। तो 80 जो 80 है टी हाफ पर हाफ लाइफ पर 80 कंसंट्रेशन कितनी होगी, इनिशियल की हाफ होगी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा ए नोट बाई टू होगा। होगा ना, देखो 80 कितना था, किसी भी टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन थी, टी का टाइम कौन सा, टी हाफ टाइम है, तो टी हाफ टाइम पर 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नोट बाई टू। तो वैल्यू दी ए नोट बाई टू, दोनों वैल्यू को यहां पर पुट करो, तो ए नोट बाई टू इज इक्वल टू ए नोट माइनस के इंटू टी हाफ। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो के इंटू टी हाफ कितना हो जाएगा, ए नोट माइनस ए नोट बाई टू, तो ये हो जाएगा के इंटू टी हाफ, ये हो जाएगा आपका ए नोट बाई टू। टी हाफ की वैल्यू चाहिए, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नोट बाई टू के। तो हियर इज योर फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब भी आपको एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कैलकुलेट करने को बोलेगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई टू के। फॉर्मूला कैसे बना अभी मैंने आपको सिखा दिया। ये चीजें आपसे नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, सिर्फ ये फॉर्मूला पूछेगा, इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, कि जब भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करने की बात करता है तो टी हाफ क्या हो जाएगा, ए नोट बाई टू के हो जाएगा। ठीक है, जहां पर टू एंड के, टू के क्या है, कांस्टेंट है। तो अब देखो यहां पर ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर देखो मैं यहां पर ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, देखो ध्यान से। मैं आपको हर जगह ग्राफ सिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो आप, टी हाफ और कंसंट्रेशन ए नोट या फिर ए बोल देता हूं मैं इसे, इसके बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए y इज इक्वल टू क्या है, mx है ना, ये तो यहां पर तो इंटरसेप्ट है नहीं, y इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख दो, mx। तो y पे टी हाफ आ गया, x पे क्या आ गया, ए नोट आ गया। ठीक है, तो ग्राफ रहेगा आपका एक स्ट्रेट लाइन विथ स्टार्टिंग विथ हॉरिजॉन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आपको जो हॉरिजॉन से स्टार्ट हो रहा होगा, और यहां पर जो आपका स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 के। क्लियर है, एम की वैल्यू आ गई, यहां पर देखो 1/2 क्या आ रहा है, क्लियर है ना। तो देखो ये है हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। क्लियर है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट या फिर ये बोल दिया हमने से, इसके बीच में ग्राफ बनाना है तो स्ट्रेट लाइन आएगी जो हॉरिजॉन से स्टार्ट होगा और इसकी स्लोप क्या होगी, 1/2 की होगी। क्लियर है, ये था हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप ये भी अब आपको क्लियर होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, इसे नोट कीजिए। और अब हम क्या सीखेंगे, देखो अच्छा एक और चीज यहां पर एक और चीज सिखा देता हूं। मुझे ये बताओ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब 2k क्या है, कांस्टेंट ना, तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया क्या ए नोट के, बताओ, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया क्या ए नोट के। तो आप यहां पर ये बोल सकते हो कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सॉरी फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन में चेंज करोगे, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी चेंज होगी उससे वैसे उसकी हाफ लाइफ भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। क्लियर है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए नोट के, मतलब कि आप यहां पर ये बोल सकते हो एक और चीज, चलो ये मैंने जो बोला कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे जो इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करोगे हाफ लाइफ चेंज होगी, इस लाइन को छोड़ देना, ये थोड़ी गलत हो जाएगी। आप यहां पर ये बोलो कि आपके पास जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी हाफ लाइफ भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर हम ये चीज बोल सकते हैं। लेकिन हमने एक पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो उसकी रेट होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, वो कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती। वो हमने क्या पढ़ा था, यहां पर पढ़ा था ना आर इज इक्वल टू के, मतलब कि ये तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है। तो दो स्टेटमेंट यहां पर तैयार होते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती है, लेकिन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये दो स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसे नोट कीजिए, फिर हम अब आगे सीखेंगे। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूं जो कोई नहीं सिखाता है, वो होता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब कि यहां पर क्या पढ़ा हमने, टी 50% पढ़ा ना, कंप्लीशन टाइम मतलब कि टी 100%, जब रिएक्शन क्या हो जाए 100% कंप्लीट हो जाए उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं टी कंप्लीशन टाइम की। देखिए बेटा, अब बात करते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम को आप टी 100% भी बोल सकते हो, टी 100% भी बोल सकते हो। देखिए ऑब्वियसली बात है, कोई रिएक्टेंट ए है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट मान लेता हूं, t इज इक्वल टू टी 100%, मतलब कि ये जो रिएक्टेंट है ये 100% क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, मतलब कि ये कितना हो चुका है, खत्म हो चुका है। भाई कंप्लीशन क्या होता है, जब रिएक्टेंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए और सारा सारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब कि जो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0 हो चुकी है। तो अब यहां पर टी कंप्लीशन टाइम निकालू अगर मैं, तो एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नोट माइनस के टी। अब टी क्या है, टी 100% है, तो मुझे बताओ एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वैल्यू पुट करो, 0 इज इक्वल टू ए नोट माइनस के इंटू टी 100%। तो ये हो जाएगी के टी 100% इज इक्वल टू ए नोट, मतलब कि टी 100% की वैल्यू आ गई ए नोट बाई के। कितनी आ गई, ए नोट बाई के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, टी 100% कितना आ गया, ए नोट बाई के। अच्छा फॉर्मूला तो बना लिया ना, यहां पर जो यूजफुल है वो सीखो। मुझे बताओ टी हाफ क्या पढ़ा था अभी आपने, टी हाफ का फॉर्मूला पढ़ा था ए नोट बाई 2 के। अब देखो दोनों को रिलेट करो, टी 100% और टी 50%, दोनों को रिलेट करो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि टी 100% 2 टाइम से टी 50% के, मतलब कि हाफ लाइफ का 2 टाइम्स कर दो तब क्या हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन 2 हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन 2 हाफ लाइफ। मान लीजिए किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो बताओ उसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 20 मिनट, क्योंकि हाफ लाइफ का 2 टाइम्स करोगे तभी तो रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। वैसे देखो ये सिर्फ हम थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हम क्या लेके चलते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर 80 to 90% कंप्लीट होती है तो हम उसे कंप्लीट मान लेते हैं 100%। ठीक है, हम प्रैक्टिकली यही करते हैं मोस्ट ऑफली, कि कोई भी रिएक्शन अगर 80 to 90% कंप्लीट हुई तो उसे हम कंप्लीट मान लेते हैं। इसलिए ये सिर्फ थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि थ्योरेटिकल अगर बोलना है तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो कंप्लीट होती है वो 2 हाफ लाइफ के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ये हम बोल सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है, चलो तो ये था कंप्लीशन टाइम और हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा लास्ट टॉपिक रह गया है रेट, इसकी यूनिट लिखनी है। ठीक है, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसके यूनिट के बारे में नहीं सीखा है, तो वो सीखना है। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर यूनिट के बारे में आपको सिखा देता हूं। कर लिया नोट? देखिए अब यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन का रेट लो लिखूं तो रेट लो क्या हो जाता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट टू द पावर एन। ये होता ना, रेट की यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा था रेट की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोलर पर सेकेंड इनवर्स होती है, या फिर मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं हम। रेट की यूनिट मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में। अच्छा के इंटू रिएक्टेंट, बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑब्वियसली बात है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी मोलरिटी।
तो मोलरिटी की पावर क्या हो जाएगी n, या फिर आप बोल सकते हो मोल पर लीटर की पावर n बोल सकते हो। हमें किसकी यूनिट चाहिए, हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए। तो रेट कांस्टेंट की अगर आपको यूनिट कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर की पावर n। सही है, यही होगा। अच्छा, अब इसे ध्यान से देखिए, मोल पर लीटर इनवर्स होल की पावर 1 है, इसका देखो, इसका पूरे की पावर क्या है 1 है, और इस पूरे की पावर क्या है n है, इसको ऊपर भेज दो तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। तो रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट आपसे पूछे, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछे तो आपको एक फॉर्मूला लिखना है, मोल पर लीटर इनवर्स होल की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अच्छा, मैंने अभी आपसे पूछा कि मुझे जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट लिखकर बताओ। बताओ जीरो ऑर्डर अगर है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर n की वैल्यू जीरो हो गई, यहां पर n की वैल्यू पुट करो तो रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसे मोलर पर सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो ना। तो याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर पर सेकेंड इनवर्स या फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पूछूं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, तो यूनिट कितनी बची सेकेंड इनवर्स। सही है। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछूं तो n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा -1। बस सॉल्व कर लीजिए, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। तो ये होता है किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट को कैलकुलेट करने का मेथड। आई होप आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। आज हमने क्या सीखा बेटा, देखो अब न्यूमेरिकल बाकी है, जो अब लेक्चर लेंदी हो चुका है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में से कंप्लीट करेंगे। वापस सुनिए, आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है जहां पर रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, उसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर हमने वहां पर उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो पड़ा, जो फॉर्मूला था AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। फिर हमने उसके लिए हाफ लाइफ स्टडी की, और हाफ लाइफ में हमने ये देखा कि टी हाफ लाइफ जो भी जीरो रिएक्शन के लिए जो टी हाफ लाइफ होगा वो होगा A नॉट बाई 2K के। फिर हमने टी कंप्लीशन टाइम कंप्लीट किया, जिसे 100% भी बोलते हो, टी 100% जो था, टी 100% क्या था A नॉट बाई K। फिर हमने कंप्लीशन टाइम और हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन कैलकुलेट किया, जो कितना था, टी कंप्लीशन टाइम हमने देखा कि 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ होता है। फिर हमने सारे ग्राफ भी स्टडी किए। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना। इवन आज जो हमने पढ़ा डेरिवेशन वो कंप्लीट आप घर पे बैठ के खुद सॉल्व करना। ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि फिक्स है कि बोर्ड में जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लो है या फिर जो हाफ लाइफ है उसके ऊपर आपको डेरिवेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।